हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, न्यू फंक्शनैलिटीज जो है मॉड्यूल वाइज, उसके लिए नई एडवाइजरी आई है 4 फरवरी 2022 को। जी हाँ, मॉड्यूल वाइज न्यू फंक्शनैलिटीज जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। कहाँ पे? जीएसटी पोर्टल पे टैक्स पेयर्स के लिए। तो ये जो न्यू फंक्शनैलिटीज है, इन सभी फंक्शनैलिटीज को आज की वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एक एक जो चेंज हुआ है वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। देखिए, ये जो हमारे पास चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस में जो सबसे पहला चेंजेस आए हैं वो मेरे पास किससे रिलेटेड है? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहला जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? जो आधार ऑथेंटिकेशन है, ठीक है जी, जो आधार ऑथेंटिकेशन है उसे मैंडेटरी कर दिया है फॉर फाइलिंग रेवोकेशन एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, कौन से फॉर्म में फाइल करनी होती है हमें? जी हाँ, फॉर्म आरईजी 21 में। जो फॉर्म आरईजी 21 में आप रेवोकेशन एप्लीकेशन देते हैं, उसको फाइल करने के लिए भी आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी है। अगर आधार आपका ऑथेंटिकेट नहीं होगा तो आप रेवोकेशन एप्लीकेशन को भी फाइल नहीं कर पाएंगे। देखिए, नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा? नॉर्मली taxpayer will not be able to file revocation application in form REG 21 अगर वो नहीं अपना केवाईसी करवाते। किसके थ्रू? आधार के थ्रू। क्लियर है जी यहां तक? नाउ सेकंड हमारे पास क्या चेंज आया है? सबमिशन ऑफ आधार आईडी जो है किसके लिए? केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए फॉर एग्जिस्टिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, चाहे आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, देखिए यहाँ पे अगर आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो भी आधार केवाईसी जरूरी है, एंड अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो भी आधार केवाईसी जरूरी है। आप देखिए, आधार केवाईसी को डिपार्टमेंट जो है वो कितना महत्व दे रहा है, कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी आधार केवाईसी इंपॉर्टेंट कर दी गई, जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट कर दी गई। इवन देन आप ये देखिए कि ये लोग जो रेवोकेशन करवा रहे थे, ये लोग जिन्होंने रेवोकेशन करवाई, उनके लिए भी कंपलसरी कर दिया गया। तो यानी कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को तो करवानी ही है, लेकिन ये मैंडेटरी कर दी गया है किसके लिए? न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी, कि आपको आधार केवाईसी एनरोलमेंट आईडी नंबर देना जरूरी होगा। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको क्या कह रहा है? ट्रिगरिंग ऑफ अलर्ट। आपको एक अलर्ट दे दिया जाएगा, किसको? टू रिटर्न मॉड्यूल इन केस ऑफ चेंज इन स्टेटस। अगर कोई स्टेटस में या कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर में चेंज हुआ, ठीक है जी, अगर स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर में या कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर में चेंज हुआ तो आपको एक अलर्ट मिल जाएगा, एक अलर्ट आपको ट्रिगर कर दिया जाएगा। देखिए, नाउ एन अप्रोप्रिएट अलर्ट विल बी डिस्प्लेड। डिस्प्ले किया जाएगा कहां पे? रिटर्न मॉड्यूल में। ठीक है, जो रिटर्न मॉड्यूल होता है वहां पे डिस्प्ले किया जाएगा टू द टैक्स पेयर वेन एवर स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर और टैक्स पेयर कैटेगरी। यानी जब जो दो चीजों में चेंज आएगा, कौन सा? एक तो स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर में, दूसरा कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर में। अगर ये दोनों चीजें चेंज होती हैं ड्यू टू एक्शन टेकन बाय, ध्यान से देखिए किसके एक्शन की वजह से? ड्यू टू एक्शन टेकन बाय टैक्स ऑफिसर एट बीओ इन रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। यानी कि जो टैक्स ऑफिसर है उस ब्रांच का, अगर उसने रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में कोई चेंजेस किए हैं तो वो आपको डिस्प्ले कर दिए जाएंगे रिटर्न मॉड्यूल के अंदर। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई हुई होगी। आगे, जो रजिस्ट्रेशन रिस्टोरेशन हैपेंस थ्रू रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी इन बैक ऑफिस पोर्टल। बैक ऑफिस पोर्टल पे अगर कोई चेंजेस होंगे, किससे रिलेटेड? रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड, बैक ऑफिस में। ठीक है, आपके यानी बैक ऑफिस में अगर कोई चेंजेस हुए या फिर रेवोकेशन एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, चाहे कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे, इनमें से कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपके रिटर्न मॉड्यूल के अंदर वो चेंजेस दिखाए जाएंगे, वहां पे ट्रिगर हो जाएगा, एक अलर्ट दिखेगा आपको वहां पे। क्लियर? और अगर कंपल्सरीली विड्रॉ कर दिया जाता है किसी को कॉम्पोजिशन लेवल से, यानी ऑफिसर ने कॉम्पोजिशन लेवल से उसको विड्रॉ कर दिया, तो भी वो आपको एक ट्रिगर, एक अलर्ट मिलेगा वहां पे रिटर्न मॉड्यूल के अंदर। क्लियर एवरीवन? नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। देखिए, हम रेवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे आरईजी 21 फाइल करते हैं। क्लियर? तो ये जो आरईजी 21 फाइल होता है, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो ये जो आरईजी 21 होता है, इसको फाइल करने का जो टाइम पीरियड है विद इन कितना दिया हुआ था? 30 कैलेंडर डेज दिया हुआ था, कैलेंडर डेज। ओके, तो 30 कैलेंडर डेज के अंदर हमें फाइल करना होता है अगर हम रिवॉक करवाना चाहते हैं कैंसिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन दी।
ठीक है जी। जो जीएसटी कैंसिल करवाने के लिए एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन को अब वो रिवॉक करवाना चाहता है, ठीक है। वो क्या करवाना चाहता है, उस एप्लीकेशन को रिवॉक करवाना चाहता है, यानी वो अपना जीएसटी नंबर अपने पास रखना चाहता है, कैंसिल नहीं करवाना चाहता। तो वो रिवॉक करवाने के लिए कौन सा, जीएसटी नंबर को कैंसिल करवाने से रोकने के लिए कौन सी एप्लीकेशन देगा, REG21। जी हाँ, जो एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं कैंसिलेशन को रोकने के लिए वो कौन सी होती है, REG21 होती है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये जो REG21 है, इसको टाइम पीरियड क्या होता था, टाइम पीरियड होता था विद इन 30 कैलेंडर डेज, यानी कैलेंडर 30 डेज के अंदर आप उसको रिवॉक करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 15/2021। इसमें रूल 23 आया, उसको अमेंड कर दिया गया। द अमेंडमेंट प्रोविजन प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, इसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया था, ठीक है जी। एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दिया गया कि जो कैंसिलेशन है उसको आप रिवॉक करवाने के लिए टाइम बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाया कितना गया था, अब जो टैक्स पेयर है वो एनेबल हो गए 90 डेज के लिए। देखिए यहाँ पे 30 डेज की बजाय कितना 90 कैलेंडर डेज का टाइम कर दिया गया। 90 डेज के अंदर अपनी रिवॉक जो है करवा सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को, फ्रॉम द डेट, कौन सी डेट से, ऑन विच कैंसिलेशन ऑर्डर वाज पास्ड, जब कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो पास हुआ था, ठीक है। टू डू सो दे विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एडिशनल फीड्स, ठीक है, सच एज रीजन फॉर कॉन्डोनेशन फॉर डिले, लेकिन उन्होंने रीजन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी उसमें लिखना जरूरी था, बाय एडिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी जो आपने कंडीशन है, रीजन है, वो बताना है किस वजह से, किस कंडीशन की वजह से आपको लेट हुआ फाइलिंग करने के लिए, और दूसरा आपको अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी उसके अंदर देने हैं। इन सच अ केस एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द कंपिटेंट अथॉरिटी, एप्लीकेशन कंपिटेंट अथॉरिटी को दे दी जाएगी कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ, ठीक है। और पोस्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ कंप्लीट अथॉरिटी विल गेट असाइन टू द रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शनल अथॉरिटी फॉर प्रोसेसिंग आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, यानी आपका कारण बताने के बाद वहां पे आपकी जो फाइल है वो प्रोसेसिंग में लगा दी जाएगी। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ, यानी मेन इसमें क्या था कि 30 डेज की बजाय अब आपको टाइम जो है, टाइम बढ़ा करके दे दिया गया 90 डेज का, लेकिन 90 डेज का जो टाइम दिया गया आपको, उसके लिए मेन चीज क्या है, आपको कंडोनेशन ऑफ डिले जो है, रीजन जो है वो आपको बताना पड़ेगा, और रीजन बताने के साथ साथ आपको उसमें एक प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगाने जरूरी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, जो नेक्स्ट चेंजेस हमारे पास आए वो रिटर्न से रिलेटेड चेंजेस आए हैं, ठीक है। रिटर्न से रिलेटेड सबसे पहला जो हमारे पास चेंज आया वो क्या है, रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइलिंग ITC-04। ITC-04 जो हम स्टेटमेंट फाइल करते थे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर हम इसको फाइल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ITC-04 फाइल कब की जाती है, देखिए जब भी कोई जॉब वर्क के लिए, जब भी हम अपनी कोई एसेट को जॉब वर्क के लिए भेजते हैं, ठीक है, या इंटरमीडिएट गुड्स को जॉब वर्क के लिए भेजते हैं, तो उस टाइम पे ITC-04 जो है वो फाइल किया जाता है। क्लियर। जो ITC-04 फाइल किया जाता था वो हम किस बेस पे फाइल कर देते हैं, मैं आपको बता दूं, ITC-04 क्वार्टरली बेस पे जो है वो फाइल किया जाता था पहले अब तक। लेकिन जब हमारे पास मीटिंग हुई थी पीछे, कब, 30 जून 2021 को, तो ये डिसाइड किया गया था कि जो फ्रीक्वेंसी है जीएसटी ITC-04 की, वो या तो हाफ ईयरली की जाएगी या एनुअल की जाएगी। क्लियर, या तो हाफ ईयरली की जाएगी या फिर एनुअल की जाएगी। नाउ अब क्या हुआ, टैक्स पेयर के लिए क्या डिसाइड किया डिपार्टमेंट में, दैट इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़, यानी अगर आपके एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो भैया आपको फाइल करनी पड़ेगी हाफ ईयरली। But where if you don't have your aggregate turnover more than ₹5 crore, then you have to file your return of in ITC-04 annually, यानी तब आपको एनुअली करने, मैं इसको आम भाषा में लिखूं, टर्नओवर की बात करें, इफ योर टर्नओवर इज ग्रेटर देन 5 करोड़ तो आपने क्या करनी है, हाफ ईयरली पे करनी है। बट इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 5 CR, आपकी 5 करोड़ से कम है, तो आपको एनुअली फाइल करनी है, सालाना फाइल करनी है। यहां तक आप सभी को मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात यह है कि क्वार्टरली ITC-04 करने का झंझट खत्म। अब आपको क्या करना है, हाफ ईयरली या एनुअली करना है। हाफ ईयरली कब, जब 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, एनुअली कब, जब 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है। नेक्स्ट हम करेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे कंसल्टेंट्स की, सॉल्व कर दी है किसने, जीएसटी डिपार्टमेंट में, और वो सॉल्व क्या कर दी गई, ये देखिए सबसे बड़ी कई बार कंसल्टेंट्स के लिए दिक्कत क्या होती थी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली किस HSN कोड के अंदर, किस फंक्शनैलिटी के अंदर आएगी। क्लियर। तो HSN फंक्शनैलिटी को चूज करना भी एक तरीके का बहुत बड़ा काम था।
तो अब इसके लिए डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक सर्च HSN के नाम से पोर्टल पे ही आपको एक ऑप्शन दे दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ लाइव किस तरीके से ये ऑप्शन आपको दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पे आप ऊपर सर्च में आएंगे, यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ यूजर सर्विसेज पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप आएंगे, ये देखिए सर्च HSN कोड नाम से ये आपके पास ऑप्शन आ गया। क्लियर एवरीवन? यहाँ आप सर्च HSN कोड पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको HSN वाइज डिटेल लिखनी है, वो भी आ जाएगी। लेकिन आप अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे ना गुड्स का, यहाँ पे गुड्स का या सर्विसेज का मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली ये सर्च करके देगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं आप HSN एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं अब आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं होम पेज पे, आप चाहें तो इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। और ये एक बहुत आई थिंक अच्छा चेंज है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने किया है। मैंने आपको बता दिया इसका पाथ क्या रहेगा, सर्विसेज देन यूजर सर्विसेज और उसके बाद सर्च HSN कोड। यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन देंगे गुड्स का या सर्विसेज का, जो भी आपके केस में अवेलेबल है, तो वहां से आप HSN कोड को सर्च कर सकते हैं, बहुत इजीली सर्च हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ब्लॉकिंग फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। देखिए ये बहुत बड़ा चेंज है और आपने बहुत ध्यान से इस बार अपनी सारी की सारी रिटर्न्स जो है वो फाइल करनी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्लॉक कर दिया जाएगा फाइलिंग ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी कि GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। यानी अगर आप किसी मंथ की 3B फाइल नहीं करते, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी के अंदर अगर 3B फाइल नहीं की थी, किसी भी कंपनी फर्म या वट किसी भी GST टैक्स पेयर की 3B आपने फाइल नहीं की, देन यू विल नॉट बी एबल टू फाइल R1 इन February। अगर आपने जनवरी में किसी की 3B फाइल नहीं की तो आप उसकी फरवरी में R1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन मेरे पास पहले आ चुकी है, कब, सितंबर में। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 35/2021, तो ये अब लागू कर दी गई है। अब से आप उसकी जो 3B है अगर किसी की नहीं भरते तो R1 भी फाइल नहीं कर पाओगे। क्लियर एवरीवन? इसका क्रक्स मैंने बता दिया आपको, पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो चेंजेस आए हैं रिफंड से रिलेटेड, हाँ रिफंड से रिलेटेड भी कुछ फंक्शनैलिटीज और फॉर्म्स चेंज किए गए हैं। देखिए सबसे पहला क्या चेंज आया, चेंज इन द मैसेज डिस्प्लेड। जो भी मैसेज डिस्प्ले होगा टैक्स पेयर को आफ्टर अप्लाइंग RFD 01 यानी रिफंड अप्लाई करने के बाद, सबसे पहले देखिए कोई भी नील रिफंड फाइलर्स जो है उनके पास मैसेज आ जाएगा सीधा, नो फर्दर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, यानी आपको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि ये नील रिफंड एप्लीकेशन, अब यानी नील रिफंड जो एप्लीकेशन है उसको आप फाइल नहीं करोगे इस तरीके से कोई भी। नेक्स्ट वन, वंस टैक्स पेयर अपडेटेड बैंक अकाउंट नंबर। देखिए पहले बार क्या होता था, बैंक डिटेल्स लोग बार बार कई बार डालते रहते थे, लेकिन अब अगर आपने एक बार अपडेट कर दिया ना बैंक डिटेल्स को, तो वहां पे अपडेटिंग बैंक डिटेल्स का जो बटन है वो ही डिसेबल कर दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि बार बार आप अपडेट करते रहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप वो बटन जो है आपका वो ऑब्वियसली डिसेबल हो जाएगा और उसके बाद अगर यूजर क्लिक करने की कोशिश भी करेगा तो एरर मैसेज आ जाएगा, क्या कि बैंक अकाउंट ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। जब तक वो वैलिडेट नहीं होगा, देखिए काइंडली वेट टिल इट इज वैलिडेटेड, यानी जब तक वो वैलिडेट नहीं होगा आप अगेन एंड अगेन उसको नहीं चेंज कर सकते, वहां से वो ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया जाएगा। नाउ अंडर द बेसिक डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स होगी फॉर द टैक्स पीरियड इज ऑल्सो शोन इन प्री लॉगिंग, यानी किस साल के लिए आप रिफंड अप्लाई करो, जो टैक्स पीरियड की बेसिक डिटेल है वो स्टार्टिंग में ही पूछ लिया जाएगा प्री लॉगिन के टाइम पे, डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी ऑफ रिफंड। क्लियर? नाउ द बेसिक डिटेल्स ऑफ द जीएसटी, वो जो है यानी जीएसटी की जो डिटेल है वो प्री और पोस्ट दोनों के टाइम पे आपके पास बेसिक डिटेल्स जो है उसमें शो किया जाएगा। जो ट्रांसमिशन डेट हो गई ऑन द ट्रैक पेज विल नाउ बी शोन अलोंग विद टाइम स्टैम्प, यानी ट्रांसमिशन डेट जो है जब आपको ट्रांसमिट किया गया रिफंड, वो ट्रांसमिशन डेट जो है वो भी शो होगी अब आपके पास, कहां पे, ट्रैकिंग पेज पे, अलोंग विद टाइम स्पेंट, बोथ प्री लॉगिंग के टाइम पे भी और पोस्ट लॉगिंग के टाइम पे भी। क्लियर? नाउ जो स्टेटस ऑफ रिफंड है
ऑर्डर जो आपको इशू किया जाएगा, इशू किस फॉर्म में होता है, RFD 06 में। विल ऑल्सो गिव बिलो स्टेटस, वो क्या स्टेटस देगा, रिफंड सैंक्शन कर दिया गया है या पार्शनली सैंक्शन किया गया है या इशूड या रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी RFD 06 जो आपके पास इशू होगा उसके अंदर स्टेटस भी दिखाया जाएगा उसका, वो स्टेटस इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ऑब्वियसली या तो दिया जाएगा या रिजेक्ट होगा या पार्शली दिया जाएगा, तो तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आ जाएगा। नाउ अब देखिए आधार ऑथेंटिकेशन, मैंने ऊपर अभी बात की कि कैंसिलेशन के टाइम भी जरूरी कर दिया गया है, अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो भी जरूरी है, अगर आपने पुराना रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो भी आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, मैंने आपको बताया। अब देखिए रिफंड के टाइम पे भी आधार ऑथेंटिकेशन को कितना जरूरी कर दिया गया है, ठीक है। आधार ऑथेंटिकेशन मेड मैंडेटरी फॉर फाइलिंग रिफंड ऑफ आईजीएसटी, यानी रिफंड आप ले रहे हैं आईजीएसटी पेड का on export of goods and filing of refund application in RFD 01। ऑब्वियसली RFD 01 में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन फाइल होगी इसके अगेंस्ट आपको रिफंड लेना है, आईजीएसटी की बात कर रही हूं मैं, कब, जब आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे क्या आया, ये कहने कि आइस गेट पे आपकी एप्लीकेशन ही नहीं भेजेंगे भैया हम लोग। आइस गेट क्या होता है, आइस गेट एक तरीके से मतलब एक गेटवे सिस्टम होता है, ठीक है, जहां से आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस करती है, क्लियर। तो ये जो गेटवे सिस्टम है यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन ही नहीं जाएगी, जब तक वहां एप्लीकेशन ही नहीं जाएगी ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस ही नहीं हो पाएगी बिना आइस गेट के पे गए, क्लियर। तो ये जो है एक जैसे पेमेंट गेटवेज होते हैं उसी तरीके से आइस गेट एक गेटवे है जहां से आगे जाने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेसिंग में आती है। तो ये क्या कह रहे हैं, GST system will transmit the export invoice details of taxpayer to IceGate for processing IGST refund only if Aadhaar authentication or uploading eKYC documents have been successfully done। यानी GST system जो है वो ट्रांसमिट करेगा आपके एक्सपोर्ट इनवॉइस डिटेल टैक्सपेयर को ऑफ द टैक्सपेयर टू आइसगेट, यानी जीएसटी सिस्टम आपकी जो एक्सपोर्ट इनवॉइस है वो आइसगेट को तभी प्रोसेस करेगा जब आपकी आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा। देयरफॉर द सिस्टम विल नॉट ट्रांसमिट एक्सपोर्ट इनवॉइस ही नहीं आपके भेजे जाएंगे आइसगेट पे जब तक आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका आधार जो है वो नहीं हो पाएगा, जो आपका जो रिफंड है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपके इसके लिए क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। सिमिलरली टैक्सपेयर will now not be able to file application of refund in RFD 01 in case they have not undergone आधार ऑथेंटिकेशन। साफ साफ लिखा है जब तक आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाएंगे आप रिफंड जो है वो नहीं वापस ले पाएंगे, क्लियर। इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर कोशिश भी आप करते हो तो एक एरर मैसेज दिखा दिया जाएगा। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा गया है, टैक्सपेयर इनिशिएट इफ in such case taxpayer initiate the application for refund they will be displayed suitable error message आप लोगों के पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट आपके पास छोटे मोटे से चेंज है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ। जो पेमेंट्स है, पेमेंट से रिलेटेड कुछ एक चेंजेस आए हैं। देखिए कुछ एक बैंक्स जो है वो मर्ज हो गए थे, तो वो जो बैंक्स मर्ज किए गए हैं उनके नाम जो है वहां से पेमेंट गेटवे से वहां से हटा दिए गए हैं। आउट ऑफ 25 ऑथोराइज्ड फॉर जीएसटी पेमेंट्स, जो 25 बैंक थे जीएसटी पेमेंट के लिए ऑथोराइज थे, 8 बैंक जो है इसमें से ये हटा दिए गए हैं, ये उनके नाम दिए। ओनली जो रिमेनिंग 17 एजेंसी बैंक्स जो थे वही आपको डिस्प्ले होंगे, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है इसमें। नाउ फ्रंट ऑफिस, इसमें आपका देखिए क्या चेंज किया गया है, चेंजेस इन एफओ मेन्यू ऑन द पोर्टल, या एफओ मेन्यू जो है ये चेंज किया गया है। इसमें जो प्रेस रिलीज सेक्शन था ना वो रीएलोकेट कर दिया है होम पेज पे, ठीक है। कहाँ पे, हेल्प एंड टैक्सपेयर फैसिलिटीज के अंदर जो हेल्प आइटम्स हैं उसको रीअरेंज कर दिया गया है यूनिफॉर्मली फॉर पेज फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। यानी ये छोटे मोटे जो चेंज किए गए हैं। हाँ एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, मेन बात, जो अपग्रेड कर दिया गया है ईएम साइनर 2.6 से 2.8, अपग्रेड ऑफ ईएम साइनर फ्रॉम 2.6 टू वर्जन 2.8। अपग्रेडेड वर्जन जो है 2.8 का इन प्लेस ऑफ 2.6 हैव बीन अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल, ये जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है फॉर डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन फॉर एमएससी सिस्टम फॉर एफओ। ध्यान से ये चीज सुनिए, जो ये अपग्रेडिंग है, अपग्रेडिंग हो चुकी है, जब आप डीएससी वगैरह लगाएंगे तो ये ध्यान से लगाइएगा, आपको पहले न्यू वर्जन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन। गाइस मैंने कोशिश की कि अच्छे से आपको समझा पाऊं जीएसटी की जो नई फंक्शनैलिटीज आई हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।